मैं एस रिजवान, सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी, आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। यूपी उर्दू एकेडमी के उर्दू क्लास के इस 5वें एपिसोड में आपका खैर मकदम है, खुश आमदीद। बात हो रही है उर्दू की। आइए कुछ और बात करते हैं उर्दू से मुताल्लिक़। उर्दू है जिसका नाम, उर्दू है जिसका नाम, वो कानों में रस घोलती है, दिलों में उतर जाती है, गुफ्तगू में खूबसूरती पैदा करती है, लहजे को पुरकशिश बनाती है, इंसान को सलीका सिखाती है, शख्सियत में निखार पैदा करती है, गीतों में लुत्फ पैदा करती है, गज़लों में रंग भरती है और उर्दू में मोहब्बत का इजहार करने की खूबी है। जहाँ एक तरफ ये बात है, वहीं दूसरी तरफ खून में हरारत पैदा करती है, दुश्मनों को ललकारती है, वतन परस्ती का जज्बा पैदा करती है, वतन पर मर मिटने का हौसला देती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुल्क की जंगे आज़ादी में उर्दू ज़बान का बहुत अहम रोल रहा है। उर्दू ज़बान का एक खुसूसी किरदार रहा है। उस वक्त उर्दू ज़बान पेश थी, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा देख लीजिए। जब ये नारा फिजा में गूंजता था, जब ये नारा बुलंद होता था, तो अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। वो अल्फाज जब जाबाज फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ जाते थे, फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेते थे और उनकी जबान पर ये नारा, उर्दू की ये अल्फाज जारी व सारी रहते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही नहीं, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ये सब उर्दू है। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये जज्बा, ये हौसला
ये वलवला ये उर्दू ज़बान का है। इतना ही नहीं, उर्दू ज़बान वतन से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा करती है, वतन पर मर मिटने का हौसला देती है। वाकई उर्दू मज़ामीन, इस सिलसिले में लिखे गए उर्दू मज़ामीन, उर्दू की नज़में और उर्दू की गज़लें, इस तरह के अशार और इस तरह के हुरूफ से भरी पड़ी हैं। है कोई बात कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है कोई बात कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। तो गीत आप सुनते आए हैं, और वतन परस्ती के तमाम नगमे हमारे कानों में गूंजते हैं, जो हमें हौसला, वतन से मोहब्बत करने वाला बनाती है, वतन से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा कराती है। तो आइए हम क्यों ना ऐसी ज़बान से मोहब्बत करें, ऐसी ज़बान को अपनाएं, ऐसी ज़बान को गले लगाएं जो वाकई इतनी खूबियों की मालिक है। हमारे साथ जुड़िए, इस हमारी कोशिश को, इस हमारी मेहनत और लगन को आगे बढ़ाइए, हम लोगों का हौसला और हिम्मत बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। उर्दू अकादमी की ओर से उर्दू सिखाए जाने की ये तहरीक अब 5वें भाग में आ गई है, और इस भाग में सभी उर्दू प्रेमियों एवं उपस्थित सज्जनों का हम स्वागत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले अक्षर की ओर। ज़्वाद के बाद तोय आता है। तोय, आपको याद होगा पीछे के जो हमने अक्षर तमाम आपको पढ़ाए और बताए, उसमें कहीं कहीं पे इस लेटर का सूक्ष्म रूप रिड्यूस करके इसको हम विभिन्न अक्षरों के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि उनकी अपनी आवाज़ की पहचान बनती है। और हमने उस समय भी आपसे कहा था कि इसको आगे चलकर आप एक पूरे अक्षर के रूप में इसका अध्ययन भी करेंगे। तो आज वो समय आ गया है जहाँ पे हमको तोय पढ़ना है। तोय, ये देखिए, तोय। देखिए, एक ते होता है और एक तोय होता है। ते में नॉर्मल और डाइल्यूट आवाज निकलती है, तितली, तब। मगर जब इस ते की आवाज कंसंट्रेटेडली हमको अपने वोकल कॉर्ड से निकालना होती है, तो हम तोय का इस्तेमाल करते हैं। कैसी है तबीयत आपकी, इस तरह उस तरह, तोता। और जैसे कि किसी चीज़ की प्रबल इच्छा हो रही है तो हम कहते हैं कि तलब लग रही है, तलब। या जब कोई मजिस्ट्रेट या जज किसी को बुलाना चाहते हैं तो वो कानून की भाषा में उसको कहा जाता है कि तलब किया जाए। तो वो तलब या तोता
ते से नहीं होगा, बल्कि इसी अक्षर का इस्तेमाल होगा जिसे कहते हैं तोय। तोय का मतलब ये है कि ते से ज़्यादा कंसंट्रेटेड वॉइस हमको रिक्वायर्ड हो। कैसी है तबीयत आपकी, वह इस तरह न करो, उस तरह से करो। तरह, तबीयत, तोता, तोता में दोनों बार तोय है। आवाज़ तो ते की निकलती दिख रही है, मगर इस गहन अध्ययन, इस अक्षर का पूरा ज्ञान जिसको है, वो कभी तोता ते से नहीं लिखेगा, बल्कि तोय से लिखेगा। तो ये देखिए आपके सामने ये तोय है। अब हम इसको आपको लिखना बताएंगे, किस तरह से तोय को लिखा जाएगा। सभी उर्दू सीखने वालों के समक्ष कॉपी खुली होगी और यहाँ बोर्ड पे भी ये 4 लकीरें बनी हुई हैं। इनमें ऊपर की 3 लाइनों में तोय बनाया जाएगा। तोय को बनाया जाएगा कैसे, ये देखिए। अलिफ की तरह 3 लकीर के बीच में एक तरह से अलिफ को क्लैंप किया, यहां तक आए। अब ये आए, नीचे आए और ये इससे लाके मिला दिया, लेकिन इसमें हल्की सी दुम भी निकलना चाहिए। आगे इस अलिफ के डंडे के बाद में ये आगे जाके डंठल की तरह निकलेगी, तब ये तोय कंप्लीट होगा। और वही ज़्वाद वाली नीम की पत्ती को जहाँ ज़्वाद में ऊपर 45 डिग्री के एंगल पर रखा था, वहीं ये नीचे की 2 लाइनों में अलिफ के साथ इस तरह से नीम की पत्ती को 45 डिग्री के एंगल पर जब हमें रखेंगे और अलिफ से मिला देंगे तो वो तोय बन जाएगा। कैसी है तबीयत आपकी, तरीक़ा, तरह, लाइक जिसे कहते हैं, इस तरह उस तरह, या तोता। तो ये हो गया तोय लिखने का तरीका। चलिए तोय के आगे अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले अक्षर पर आ जाते हैं, जो है ज़ोय। ये देखिए, बिल्कुल तोय की ही शक्ल, तोय की ही आकृति, मगर ऊपर एक नुक्ता बना हुआ है जो तोय को ज़ोय से भिन्न कर देता है। और इस नुक्ते के साथ ही आवाज़ भी और उच्चारण भी भिन्न हो जाएगा और अब इसका उच्चारण होएगा ज़ोय। ज़ोय जेड, लेकिन फ्रीक्वेंसी के एतबार से थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेटेड ज़ोय। जुल्म, जुल्म या जालिम भी ज़ोय से ही होगा। तो अब हम आपको ज़ोय लिखना सिखाएंगे, किस तरह से ज़ोय लिखा जाएगा। ज़ोय भी 3 लाइनों में ही लिखा जाएगा, 3 लाइनों में। देखिए, ये अलिफ की तरह आकृति हमने बनाई और यहाँ तक ले आए। उसके बाद में जैसे कि स्वाद में हमने 45 डिग्री के एंगल पर एक नीम की पत्ती की आकृति बना दी थी, वही पुनरावृत्ति हम यहाँ भी करेंगे। और ये देखिए, और ये देखिए, ये चीज़ ज़रा सा उसको इस अलिफ के डंडे के पार हल्का सा डंठल ज़रूर निकलना चाहिए तो हो जाए। और अब हमने इस पर एक नुक्ता लगा दिया तो ये ज़ोय हो गया, ये ज़ोय हो गया। नुक्ता स्थान की उपलब्धता के आधार पर लगेगा, लेकिन ऊपर ही लगेगा। ज़ोय का नुक्ता कभी नीचे नहीं लगेगा। आप जब लिख रहे हैं, तेज राइटिंग से लिख रहे हैं, तो भी जहाँ भी आपको स्थान उपयुक्त दिखे वहाँ पर आप ये नुक्ता लगा दें। लेकिन चूंकि इस वक्त स्थान की उपलब्धता की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 3 लाइनों में ज़ोय क्लैंप होगा और नुक्ता इस जगह पे रख दिया जाएगा, तो ये ज़ोय हो जाएगा।
अब तो से आगे बढ़ते हैं और अब एक ऐसे अक्षर को सीखने का प्रयास करते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से हमारे वोकल कॉर्ड से ज़रा दिक्कत से निकल पाता है। लेकिन अगर हमें उर्दू तलफ़ुज़ पे ध्यान देना है तो इसी लेवल से इस अक्षर का अभ्यास हमें करना होगा, उसकी मशक करनी होगी, उसकी आवाज़ निकालना होगी। क्योंकि अगर अक्षर का समुचित ज्ञान नहीं होगा तो लफ्ज़ का उच्चारण दोषपूर्ण होगा, और जब लफ्ज़ का ज्ञान हमें सही ढंग से नहीं होगा तो हम आगे वाक्य के माध्यम से पैरा और आर्टिकल की इबारत ठीक से बना नहीं पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला अक्षर लेते हैं ऐन। ऐन ये उच्चारण हलक से होगा, हलक से होगा। अगर आ के रूप में ये आवाज़ निकल रही है तो वो भी हलक से निकलेगी, और अगर ई की रूप में ये आवाज़ निकल रही है तो वो भी हलक से निकलेगी। जैसे कि एक त्योहार होता है ईद, तो वो ईद नहीं होता है बल्कि ईद। ऐन ये दाल, ईद। उम्दा कहते नहीं भाई फला पकवान बहुत उम्दा बना हुआ, तो ऊ साधारण ऊ नहीं बल्कि वो हलक से निकलने वाला ऊ। तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर शुरू में ऐन का इस्तेमाल किया जाएगा, ईद में ऐन का इस्तेमाल किया जाएगा, इश्क में ऐन का इस्तेमाल किया जाएगा, आशिक में ऐन का इस्तेमाल किया जाएगा। ओहदा पद, ओहदा ऐन से होगा, ऐन छोटी है, दाल है, ओहदा। तो ये देखिए, ये ऐन 3 लाइनों में लिखा जाएगा। शुरू की 2 लाइनों में उल्टा मुंह करके आप एक होल सा बनाएंगे और उसके बाद उसका जस्ट तिगुना पेट बना देंगे नीचे की 2 लाइनों में। तो ये संपूर्ण अक्षर जो 2 भागों में है ये पूरा मिलकर ऐन हो जाएगा, ऐन, ऐन। अब हम आपको ऐन लिखना सिखाते हैं। आइए देखते हैं ऐन कॉपी पर आप कैसे बनाएंगे। 4 रूल की कॉपी आपके सामने खुली हुई है और यहाँ पे ये 4 रूल बने हुए हैं। ये देखिए, ऊपर की 2 लाइनों में इस तरह की एक आकृति बनाई और उसके बाद यहीं से, इसी जगह से करीब करीब इस पूरी आयतन के तिगुना 3 टाइम्स, ये देखिए इस तरह से इसका हमने पेट बना दिया। ये लकीर इस लकीर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐन, वादा। अब यहां पर ये जो बड़े आ की मात्रा है ये ऐन कवर करेगा, वादा नहीं होता है, वादा। ये सिंबॉलिक ऐन है जिसे आप आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे। वादा, वाव ऐन दाल है, ये बीच में आता है ऐन। और अगर किनारे सबसे पहले तो फिर ईद, एतबार, तो अलिफ के बाद ऐन भी है ते से पहले, एतबार, ईद, उम्दा, ओहदा, अमल, करम को कहते हैं, आ से नहीं है, ऐन से है। यानी हिंदी में तो आई विकल्प है लेकिन यहां पर ऐन से है अमल। तो अमल, अमल, उम्दा, ईद, इस तरह से। तो ये पूरा शुरू में 2 अक्षर 2 लाइनों से थोड़े कम में इस तरह की आकृति और फिर 2/3 में करीब करीब 2/3 वृत्त जैसा पेट
मिलकर ये पूरा अक्षर ऐन बनेगा। और जब ये सिंबॉलिक बनेगा तो इसमें खाली इतना हिस्सा आएगा, सिर्फ इतना हिस्सा आएगा। तो ऐन के उच्चारण का अभ्यास नितांत आवश्यक है। अभी से आप इसी स्तर से आप ऐन का उच्चारण, वरना अलिफ अलग और ऐन अलग, उर्दू में इन दोनों के अलग अलग रखे जाने का, अलग अलग अस्तित्व का सीधा मतलब ये जानता है कि जब अलिफ की आवाज़ निकालना हो तब आप अलिफ बनाएं, और जब ऐन की आवाज़ निकालना हो तो अलिफ न बनाएं बल्कि ऐन। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से, अभ्यास से ही आप तय पर कर पाने की में सक्षम होंगे कि ये ऐन से है या अलिफ से है, ये ई से है या ऐन से है। तो साथ ही साथ इसका भी अनुभव और प्रैक्टिस करते चलिए। आइए अब बढ़ते हैं ऐन के अगले अक्षर की तरफ, और ये होता है गैन। गैन, ऐन के ऊपर यदि हम एक नुक्ता रख दें तो वो गैन हो जाएगा। देखिए, जैसे कि ये गैन बिल्कुल आकृति हू बहू ऐन की, सीरीज वही, मगर एक नुक्ता रख दिया तो प्रोनाउंसिएशन बदल गया और अब ये हो गया गैन। गुब्बारा, गफलत, गाफिल, गबन। गाफ के नीचे बिंदी रहेगी और जी में एच मिलेगा, तब जाके गा जो है वो गा में, और जी जो है वो गा में बदल जाएगा अगर उसके आगे एच हम बढ़ा देते हैं। आकृति इसी तरह की। और अब हम लिखना आपको बताएंगे गैन कैसे लिखा जाएगा। वैसे ही ऊपर की 2 लाइनों में एक इस तरह की आकृति बनाई, छोटा गोला मगर परिपूर्ण नहीं, यहाँ तक आपने बना के छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ से उसका पेट बनाएंगे जो तीसरी लाइन तक जाएगा और तीसरी लाइन को छूते ही ऊपर तक आ जाएगा। ये देखिए, गैन, ये गैन हो गया। ऐन के ऊपर अगर एक नुक्ता रख दें तो गैन हो जाता है, और गैन से लिखे जाने वाले लफ्ज़ों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उस ऐन की ही तरह की आकृति, मगर ऊपर साथ में ये नुक्ता। और अब आप आ जाइए रटन विद्या पर। आप इसको उसी तरह याद करेंगे जिस तरह से कि हम बताते आए हैं। ऐन के ऊपर एक नुक्ता गैन, ऐन के ऊपर एक नुक्ता गैन। तो इससे जो है वो आपको भविष्य में जब ऐन में गैन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो आपके माइंड में ये रटी हुई चीज़ जो है वो आपको सामयिक गाइड करेगी, और आप फौरन ये समझ जाएंगे कि नहीं, चूंकि इसके सर पे एक नुक्ता है तो ये गैन है, और इतना ही अक्षर यूज़ होगा। अभी आगे चल के हम लेटर्स के सिंबॉलिक पढ़ेंगे, तब वहाँ पर नुक्तों का महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि नुक्तों की ही कारण हम सही उच्चारण कर पाएंगे। आइए अब गैन से आगे बढ़ते हैं अगले अक्षर की ओर, और इस अक्षर का नाम है फे। फे, PHEY, फे, या हिंदी का फा, मगर नीचे बिंदी के साथ वो हो जाएगा फा। तो हिंदी का फा या अंग्रेजी का एफ, या कहीं कहीं पे PH की भी आवाज़ निकलती है, लेकिन ज़्यादातर एफ की आवाज़ निकलेगी। फे, PHEY, फे। एफ से बहुत से लेटर होते हैं, उसी तरह से फे से फैसला, फे से फासला। अब देखिए फे, ये देखिए बिल्कुल बे की तरह की आकृति, मगर उसमें एक कगर में पहली वाली जो कगर शुरू होगी
उसमें कगर नहीं होगी बल्कि एक घुंडी होगी। ये देखिए, घुंडी से स्टार्ट होगा और उसके बाद में बिल्कुल बे की ही शक्ल का बनेगा, मगर बे में नीचे एक नुक्ता होता है और यहाँ पर हम घुंडी के ऊपर एक नुक्ता रख देंगे तो वो फे हो जाएगा। फे, फासला, फैसला, फुर्सत, फाका। भूख से जो अभिव्यक्ति अपने अंदर शुरू होती, फाका, फे, फे ऊपर रख दीजिए नुक्ता तो वो फे हो जाएगा। फे इस तरह से बनाया जाएगा और फे से बहुत से लफ्ज़ शुरू हो सकते हैं या फे बहुत से लफ्ज़ों के बीच में भी आ सकता है, जैसे कि दफ़ा कई दफ़ा मना कर चुके हैं, या जो ये भारतीय दंड संहिता होती है उसमें भी दफ़ा का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर फे है, फे है। अब हम आपको फे लिखना बताएंगे, कैसे लिखा जाएगा फे। आइए लिखना सिखाते हैं फे। जैसा कि हमने आपको बताया था, करीब करीब बे की ही शक्ल में फे बनेगा, मगर नीचे से नुक्ता हट के ऊपर वाली घुंडी के ऊपर लग जाएगा। देखिए, 2 लाइन में, बीच की 2 लाइनों में फे लिखा जाएगा। कैसे? ये देखिए, घुंडी से शुरू हुआ, नीचे कर्व के जरिए दूसरी लकीर से मिला और फिर लाइन के ऊपर लाइन चली, कुछ देर तक लाइन के ऊपर लाइन चलती रही और उसके बाद फिर ये लाइन के कर्व हो करके ऊपर एक कगर बनाने की तरफ मुड़ गया, बे की तरह, और ये बे बन के करीब करीब इस दोनों डिस्टेंस के आधे फासले पर ये जाके हमने, या बिल्कुल इसके लेवल पर ये हमने जाके अपना हाथ कागज़ पर से हटा लिया और यहाँ पर एक नुक्ता रख दिया, नुक्ता। तो ये पूरा अक्षर फे हो जाएगा। फे, अंग्रेजी का एफ और हिंदी का फा जिसके नीचे बिंदी। फे, फैसला, फासला, फुर्सत, फाका, या गलत फहमी में ये फहमी में फे का इस्तेमाल होता है। आम फहम फे का इस्तेमाल होगा। तो ये आपने फे लिखना सीखा। इसकी मश्क जब आप करेंगे तो साथ ही साथ आप ये ज़रूर रटेंगे कि फे के ऊपर एक नुक्ता फे, फे के ऊपर एक नुक्ता फे।